जगह पे आई हूँ देखिए। अच्छा, नहीं जुलूस में नहीं देखे, बहुत जोश था। फिजिकली है कोई सब कोई में मैं भी बीच में हूँ। जो हमारा समाज है वो विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इस देश का नेतृत्व करेगा। इस क्षमता के साथ, इस विश्वास के साथ हम लोग इस सभागार में बैठे हैं। हमारे आज के बहुत सारे अतिथिगण सामने बता चुके हैं और आज के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी कुछ क्षणों में यहाँ पधारेंगे। कुछ क्षणों में पधारेंगे। मैं बताऊं कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कतिपय व्यवस्थाओं के चलते वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। लेकिन उन्होंने अपनी महती संदेश को भेजा है समाज के लिए कि समाज आगे बढ़े और उनका भरपूर सहयोग इस समाज को मिलेगा। इस संदेश के साथ उन्होंने अपने संदेश को यहाँ सभागार में भेजा है। इसके लिए ताली थोड़ा सा बजाइए आप। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उनके सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारेंगे। इसके केवल कि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो नारा है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण नारा, उसको आज हम लोग पहले नारे के साथ में इस सदन को अवगत कराना चाहते हैं। बोलिए जय संत गाडगे, जय संत गाडगे, जय संत गाडगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत धन्यवाद।
मैं इस संस्था की संरचिका श्रीमती शारदा देवी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। तालियां बजती रहे। मैं अनुरोध करूंगा इस संस्था के संचालक और बहुत ही ओजस्वी व्यक्ति श्री उपेंद्र रजक जी को कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा संस्था के संयोजक श्री भोला रजक जी को कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश कुमार जी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अजय राज जी जो एमजीएम कॉलेज के एचओडी हैं, शिशु विभाग के, वो हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने मंच पर आए। मैं अनुरोध करूंगा दुसाध समिति के प्रतिनिधि आए हुए हमारे बीच में श्री आरपी राही जी, वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। रविदास समाज के आए हुए थे, कहीं गए होंगे। रविदास समाज के जो नंदन राम जी अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और स्थान ग्रहण करें। रजक समाज जमशेदपुर के महासचिव श्री अशोक चौधरी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत सारे अतिथि आए हैं। मैं उन्हें धीमे धीमे करके स्टेज पर बुलाऊंगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच में सारे कार्यक्रम को होना है। और माननीय मंत्री जी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि वे बहुत ही व्यस्त समय को निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। कई कार्यक्रम होने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सर्वप्रथम श्री उपेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना स्वागत अभिभाषण के पूर्व जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, इस कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे तालियां बजती रहे। भरत जी कृपया साधारण कीजिए। आगे में है शोभा पटेला।
लोग क्यों खड़े हैं किनारे में? आप लोग आगे सोफा पे जगह है, यहीं पर बैठ जाइए। किनारे में क्यों खड़े हैं? इतना जगह है, बैठ जाइए। कहीं भी कुर्सी भी है, वो सारा लगा हुआ है। महान विभूतियों के प्रति हमारी श्रद्धा सुमन, जिन्होंने हमें मार्ग बताया, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिसके रास्ते पर आज हम एक विकसित समाज का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, उनके प्रति श्रद्धा, हमारी श्रद्धा सुमन हमारे अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। कृपया तालियां बजती रहे। धन्यवाद सर, आपने ऐसे दो महान व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की, जिन्होंने हम सभी को मार्ग दिखाया है, समरसता का हमें मार्ग दिखाया है, स्वच्छता का। आपने उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं अनुरोध करूंगा संस्था के अध्यक्ष और महासचिव श्री भोला रजन जी से और श्री भूपेंद्र रजन से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र देकर के और पुष्प से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा एकता गुप्ता जी से। एकता गुप्ता वे संस्था की संरचना श्रीमती शारदा देवी जी को पुष्प देकर के और साल बढ़ा करके उनकी सभागार में सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री विनोद जी से कि वे सभागार में उपस्थित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास को श्री राजेश कुमार जी को पुष्प देकर के और साल बढ़ाकर उनका सम्मान करें। मैं विनोद जी सोनारी से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्प और अंग वस्त्र देकर के डॉक्टर अजय राज जी को सम्मानित करें। कवि जी आपका बोलेगा, उनको दे दीजिए, बोलेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष श्री जोगिंदर जी को पुष्प देकर के और साथ देकर के उनका सम्मान करेंगे। श्री अरुण जी, श्री दुर्गा राम बैठा जी से अनुरोध है कि वे रजत समाज जमशेदपुर के महासचिव श्री अशोक चौधरी जी को पुष्प देकर के उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। कई लोगों का सम्मान और समाज में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए जो समाज की नई दिशा दी है, उन महिलाओं का भी सम्मान इस मंच के द्वारा किया जा रहा है। इस मंच के द्वारा समाज में उत्कृष्ट के जा रहे हमारे लोगों को भी सम्मान इस मंच के द्वारा किया जाना है। लेकिन इसके पूर्व कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं संस्था के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र रजन से अनुरोध करूंगा कि वह आए और स्वागत अभिभाषण देने का कष्ट करें।
भारतवर्ष के लोगों को इन्होंने जोड़ के रखा है और इनका ऐसा प्रयास रहा है कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो जगह के लोगों से संपर्क स्थापित करके उसको तुरंत वहां तक सहयोग और लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। विगत कोरोना काल में भी किसान कार्ड जागृति मंच ने जो कार्य किया है कि अभावग्रस्त लोगों के बीच में इन्होंने खाद्य सामग्री से लेकर के और जो भी लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया। ये सरकार जागृति मंच मैं बताऊं कि समाज सेवा, व्यक्ति सेवा और व्यक्तित्व विकास इन 3 मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है। सरकार जागृति मंच का यह मुद्दा है कि समाज का सेवा विकास हो और व्यक्तित्व का विकास हो, और व्यक्तित्व का विकास के लेकर प्रयास लगातार जारी रहता है कि जो भी शैक्षणिक कार्य है उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाए। मैं अनुरोध करूंगा श्री भोला रजक जी जो महासचिव हैं सरकार जागृति मंच के, कि वे अपने अभिभाषण से जो वार्षिक प्रतिवेदन है उन्होंने क्या क्रियाकलाप क्या है, आगे की क्या योजनाएं हैं, उसको प्रस्तुत करें कम शब्दों में। श्री भोला रजक जी। हेलो, संत गाडगे जागृति मंच के मैं महामंत्री भोला रजक, मैं यहाँ आए हुए सभी मेरे गणमान्य, मेरे मुख्य अतिथि श्री बन्ना गुप्ता जी, श्री ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर मेरे राजेश जी, ठीक है, डॉक्टर अजय राज जी, राही सर, शारदा मैडम, और इस मंच पर आए हुए जितने भी गणमान्य लोग हैं हमारे जो है सभी को मैं इस संत गाडगे जागृति मंच की ओर से मैं सभी को विनम्र निवेदन करते हैं, मैंने आप उनसे अभिनंदन करते हैं। आज संत गाडगे जागृति मंच के द्वारा संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की शोभा यात्रा संकल्प महासभा में सभी सम्मानित सदस्यों को दिल भरकर का आभार एवं स्वागत है। आदरणीय सम्मानित उपस्थित सदस्यों, आप सब जानते हैं कि टाटा कंपनी के द्वारा जमशेदपुर बसाया गया शहर है और इस शहर में रजक समाज का अपना एक महत्वपूर्ण पहचान है और हम सब उससे जुड़े भी हैं। इसके बावजूद इस औद्योगिक नगरी में बहुत से रजक समाज के लोग सरकारी नौकरी या रोजगार हेतु शहर में आते, वैसे लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर रजक समाज के लोगों को मदद पहुंचाना और उद्देश्य है। आज आप लोगों को सहयोग और समर्थन से इस ग्रुप में दर्जनों डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस पदाधिकारी, शिक्षाविद एवं सामाजिक लोग जुड़े हैं, जिसका फायदा सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं देश के किसी भी कोने में रजक समाज के लोगों को हो रहा है। आज हम उपस्थित आप सभी महानुभावों को आग्रह करते हैं कि इस मंच से जुड़िए और समाज को आगे बढ़ाने में मेरे को सहयोग दीजिए। धन्यवाद। और लोग जो अपने काम पेशा करते आ रहे हैं सदियों से, वर्षों से, जब से झारखंड एकीकृत बिहार से अलग हुआ है, कई अधिसूचना और कई संकल्पों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई प्रकार के संकल्प और अधिसूचना जारी किया गया है। हालिया के दिनों में 2019 में भी एक संकल्प आया है। उस संकल्प में यह स्पष्ट किया गया है कि 1950 के खतियानधारी ही यहाँ के जाति प्रमाण पत्र के निर्गत करने के अधिकारी होंगे, ऐसा शासन को निर्देश प्राप्त है। साथ ही पत्रांक 4080 के माध्यम से यह भी निर्देश दिया गया है कि एकीकृत बिहार के बाद, झारखंड अलग होने के बाद जो भी बिहार के लोग यहाँ सरकारी कर्मी रहे हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ये विरोधाभास है अपने आप में कि ऐसा माना जाए कि स्थापन काल से जो 1907 में हमारा टाटा कंपनी हुआ, क्या उसमें अपनी खून पसीना बहा करके इसके झारखंड को विकास में काम करने वाले लोग यहाँ के निवासी नहीं हो सकते? क्या बीसीसीएल में काम करने वाले धनबाद में जिन्होंने खून पसीना बहाकर झारखंड को सींचा है, क्या वह यहाँ के निवासी नहीं हो सकते? क्या वो निवासी नहीं हो सकते जिनके पुश्तैनी लोगों ने अपने काम को, अपने पेशा को करके, जिन्होंने अपने आयरन करके यहाँ के लोगों को सेवा किया है, कोई जूता पालिश करके यहाँ के लोगों को सेवा किया है,
तो क्या वो झारखंड के निवासी नहीं हो सकते सिर्फ इसलिए कि वे उनके पास खतियान नहीं है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था इसीलिए कि हमारे समाज के लोग भूमिहीन थे, उनके पास खेती नहीं था, उनके पास घर नहीं था, उनके पास मकान नहीं था। देश आजादी के बाद जब हमें संवैधानिक आधार मिला आरक्षण का, तब हम लोगों ने जाकर के आज कुछ लोगों के पास समाज में जमीन और खतियान हो पाया है। तो इस सिर्फ एक स्पष्टता के चलते 1950 का खतियान होगा, तभी जो है हम यहाँ के जाति प्रमाण पत्र के अधिकारी होंगे लेने के, यह उचित नहीं लगता है। इस क्रम में सरकार के जागृति मंच और तमाम अनुसूचित जाति वर्ग जो जमशेदपुर के हैं और झारखंड के हैं, उनके माध्यम से यह संदेश ज्ञापन माननीय मंत्री के माध्यम से झारखंड सरकार को देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। हमारे तमाम जितने साथी हैं मिलकर उनको पहले ये ज्ञापन देंगे। से जुड़ी हुई है। विद्यार्थियों के बारे में उनकी पूरी जानकारी है, उनकी घटनाएं के बारे में उनकी पूरी जानकारी है। तो आज जाति प्रमाण पत्र का जो प्रस्ताव है, मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती उषा देवी जी से कि वो आए और उस प्रस्ताव को पारित करें। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता जी, मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि भाइयों बहनों और हमारे देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं मैं। साथियों और दोस्तों, संत गाडगे जी महाराज कि आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं और उनका एक और सिर्फ एक ही मुद्दा था और उन्होंने इतनी महान बात एक ही वाक्य में कह डाला उन्होंने कि अगर घर पे पैसे की कमी है तो आप हाथ पे खाना खा लीजिए, कम दाम के कपड़े पहन लीजिए, टूटे फूटे घरों में रह लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये अपने आप में भी एक बहुत ही महान विचार है। उन्होंने एक वाक्य में ही जीवन के पूरे सार को हमारे बीच रख दिया, जो कि बहुत ही महान और पूजनीय विचार है। विनम्र निवेदन है कि अभी के समय में आप, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो महोदय जी से हमारा विनम्र निवेदन है, पूरा रजक समाज हाथ जोड़कर हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया कर ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। और हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर लिया है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और नियोजन नौकरी में भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो महोदय से सभी ने नम्र निवेदन है कि ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए और जल्द से जल्द अगर हो सके तो इस वे में काम करने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन जो है सफल हो सके। साथियों और दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, कलम को तकदीर बना सकते हो तुम। ये पेन जो है बहुत पावरफुल है। कलम को तकदीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम। मूर्ख है वह जो अपनी किस्मत पे रोते हैं, तकदीर बना सकते हो तुम। जाति प्रमाण पत्र बनने में कठिनाइयों को निराकरण नहीं करती है, तो हम लोग एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद।
ये पारित हुआ। साथियों और दोस्तों, कहते हैं माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संत गाडगे महाराज जी दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था कि हमारे समाज को शिक्षित करना, हमारे समाज में जो ये अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, इसको शिक्षा के माध्यम से प्रकाश की ओर ले जाना। तो साथियों और दोस्तों, आज मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो हमारा समाज जो है अभी विकसित की स्थिति में है, विकसित हो रहा है, हम पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। तो साथियों, क्या आप जानना चाहेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी और संत गाडगे जी महाराज जी शिक्षा के लिए क्या क्या बूस्टर डोज देकर गए हैं, क्या फंडा देके गए हैं, क्या मूल मंत्र देकर गए हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि हमारा परिवार, हमारा समाज विकसित हो, शिक्षित हो? क्या चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, बताइए। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बाबा साहब अंबेडकर जी और संत गाडगे महाराज जी देकर गए हैं। उसको मैं फिर से एक बार आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। क्या हमारा जीवन सिर्फ 1.5 GB डेटा कंज्यूम करने के लिए बना है या जिंदगी में कुछ पाने के लिए बना है? सबसे पहले माइंड में एक क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए हम लोगों का, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है। एक बार अगर हमने अपने लाइफ का उद्देश्य को क्लियर कर लिया तो ही हम आगे स्टेप ले सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद भी हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं होता है कि किस फील्ड में मुझे जाना है, किस और मुझे अपना मार्ग बनाना है। ये हमारे समाज में मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी मुलाकात भी हुई है, वो ये क्लैरिटी नहीं होता है उनके पास। उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो किस स्ट्रीम में मुझे अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ भाग रहे हैं। वो इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अभी टेक्निकल युग है, अभी हम लोगों को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ अपना ध्यान लाना पड़ेगा। टेक्निकल डिग्रीज हमारे पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 10th पास किया है, उसकी उम्र 16 साल है, अगर वो सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स कर ले, 19 साल में आपका बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर सौदा जीवन का और कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और अगर हमारा वीकनेस है तो डेफिनेटली हम आगे चल के हमें बहुत परेशानी होने वाली है। तो हमारा वीकनेस और हमारा स्ट्रेंथ ये हमें पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट। आप बेसिकली जानते होंगे, आज अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है उसके पीछे उनकी हैबिट है, और आज हम सक्सेसफुल नहीं हैं तो डेफिनेटली हमारा जो हैबिट है वो पॉजिटिव नहीं है। इस वजह से आज हम कुछ कर नहीं पाए। संत गाडगे जी महाराज, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। मुख्य अतिथि और ओजस्वी इस क्षेत्र के हमारे नेता, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, इनके संघर्ष के दिनों को हमें याद है। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानता हूं कि कल जो संघर्ष है वो कोई भुला नहीं सकता है। और इनका संघर्ष इसलिए है
कि हमारे जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ सके। इनका संघर्ष इसलिए है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो आगे बढ़ करके समाज का निर्माण में, इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इनका संघर्ष इसलिए रहा है कि जो हमारा वर्ग है सदियों से जो परेशान रहा है, उनकी परेशानी मुक्त हो सके। हमारे बीच में रजक समाज और पूरा संत गाडगे समाज इनके होने से गौरव महसूस कर रहा है। अभी कुछ इनका अभिभाषण होगा, उसके पूर्व जो शैक्षणिक प्रस्ताव पढ़े गए हैं उस पर भी अमल हो। जो जाति प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई हो रही है, इसका भी निराकरण मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसका निराकरण अविलंब हो। मैं चूंकि उनको कई कार्यक्रमों में जाना है, तो मैं चाहूंगा कि 5 बच्चों का जो है पाठ्य सामग्री उनके हाथों से दिया जाएगा और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा और उसके बाद हो जाएंगे, लेकिन ये कार्यक्रम चलते रहेगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पहले अपने अभिभाषण से इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। तालियां। बहुत बहुत आभार, बहुत जोहार और बेहतर मंच के संचालन के लिए मैं भाई अशोक जी को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। संत श्री गाडगे जी के श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ और हम सबों के श्रद्धे, हम सबों के शरीर में उत्तेजना, आशा, विश्वास और नई जागृति और अधिकारों के प्रतीक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में भी अपने सत नमन करता हूँ। मंच पे बैठे भोला रजक जी, उपेंद्र जी, हमारी बड़ी बहन शारदा देवी जी, विनोद रजक जी, सेंटी भाई कैलाश रजक जी, हमारी बहन और इस समाज की बहुत प्रखर युवा नेता और बुद्धिजीवी उषा रजक जी, यहाँ उपस्थित सभी शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित, उपेक्षित और मुख्य धारा में आने के लिए लगातार संघर्षरत इस समाज को भी मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई देता हूँ। प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों, विशेष करके मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो समाज लगातार संघर्ष करता हो, सदियों से जुल्म और सितम सहता हो और जुल्म और सितम की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, इस देश के देशभक्तों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां देने का काम किया है, ना जाने कितने जुल्म और सितम सहने का काम किया है। हम यदि संत श्री गाडगे बाबा को याद करते हैं तो बाबा निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने जीवन ज्योति के रूप में शिक्षा के अलग जगाने के लिए न सिर्फ पुस्तकालय खोले, गौशालाएं, धर्म स्थान खोले, चिकित्सा के प्रबंध किए, लेकिन अपने जीवन को आत्मसात करने के लिए शरीर में चंद ऐसे शरीर को ढकने के लिए कपड़े रखे जो देखकर लगता था कि ऐसा परोपकारी संत जिसने अपने जीवन के मूल्यों को, अपने जीवन की सारी चीजों को पूरे समाज और पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हम ऐसे गौरवशाली इतिहास के वंशज हैं जिसमें हमारे इतिहास पुरुषों ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग किया है और हवन के रूप में
अपने शरीर को जलाने का काम किया है और हमको रोशनी और हमको ऊर्जा देने का काम किया है। हम लाख यदि गाडगे जी की जयंती मना लें, बाबा भीमराव अंबेडकर को याद कर लें, केवल याद करने से और उनकी जयंती मनाने से हम उनके आदर्श और विचार को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। हमको ये समझना होगा कि कहां त्रुटियां हैं, कहां कमजोरियां हैं, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर की आरक्षण की नीति जो है, जिस नीति को उन्होंने हमारे लिए एक ढाल बनाया था, वो ढाल को किस तरीके से कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। आज देश में आरक्षण की नीति कमजोर हो रही है और कमजोर होने का मुख्य वजह यह है कि जितने हमारे संसाधन हैं, जितने हमारे उपक्रम हैं, हमारी बहन बोल रही थी उषा रजक कि बच्चों को इतना सबल और मजबूत बनाओ कि बच्चे जो हैं खड़े हो जाएं और शिक्षा में वो बहुत विभिन्न, चुकी वो शिक्षाविद है, बहुत शिक्षिका भी है और वो बहुत तेज गति में चलने वाली महिला भी है। जब उनको उनके बच्चे के लिए अनुमंडलाधिकारी के पास जाकर आरजू मेहनत करनी पड़ती हो और उनको संघर्ष करना पड़ता हो, जो सबसे ज्यादा समाज के कई लोगों में वो समाज की प्रतिष्ठित शिक्षाविद मानी जाती है, जब उनको इतना संघर्ष करना पड़ता हो तो एक आम जो है दलित, शोषित, लांछित, पीड़ित लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता हो। आरक्षण की नीति कहां लागू होगी? आरक्षण की नीति लागू होगी देश के उपक्रमों पर, सरकारी नौकरियों पर, लेकिन जब देश के उपक्रम ही निजीकरण के हवाले हो जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव का आरक्षण नीति रोस्टर कहां लागू होगा? धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस देश की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो रेल हो, वेल हो, चाहे वो कोई भी हमारे सरकारी उपक्रम हो, वो उपक्रम यदि निजीकरण के हवाले जाएंगे तो हमारा रोस्टर खत्म हो जाएगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया था कानून, SC/ST का कानून दिया था। वो कानून भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हल्फनामा दायर कर दिया गया था, वो तो अच्छा हुआ समय रहते हुए इस देश के शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने आवाज उठाई और आवाज उठाकर जो हमारा SC/ST कानून को बचा लिया। बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ हमारा अस्त्र बच गया, नहीं तो वो अस्त्र शस्त्र भी हमारा कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर था। ये कभी नहीं भूलने की जरूरत। हमारे अशोक जी भी कह रहे थे कि बन्ना गुप्ता शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित लोगों की आवाज है। मैंने किसकी लड़ाई लड़ी है? क्या कोई मेरे बाप दादे पुरखे, कोई मंत्री संतरी या कोई बड़े ओहदेदार या कोई बहुत बड़े घराना से तो मैं नहीं हूं। मैंने किसकी आवाज बुलंद की है? मैंने शोषित, पीड़ित, दलित, वांछित, उपेक्षित लोगों की आवाज बुलंद करने का काम किया है। और यही कारण है इतनी सारी पुलिस की वेदना, पीड़ा झेलना पड़ा है। इतने बार पुलिस ने लाठी डंडा मारने का काम किया है। मैं किसकी बात बुलंद करता था? गरीब टेम्पो चालक की, रोड के किनारे लोग जो है गुमटी लगा के रह रहे थे, लोग जो है झोपड़ी बना कर रहते थे, लोग आकर तोड़ते थे, लोग उठा कर ले जाते थे, गरीबों को पीटने मारने का काम होता था। उन लोगों के पक्ष में जब मैं खड़ा होने लगा तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परम पूज्य शिष्य हूं, था, हूं और रहूंगा। और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और सामाजिक न्याय के धरोहर के रूप में काम करूंगा। आपको कोई जमशेदपुर का लोग तो छुपा हुआ नहीं है। अभी मैं एक दिन आ रहा था तो विष्णुपुर थाने के सामने मेरा जुलूस चल रहा था, तो दो DSP जुलूस के आगे दौड़ रहे हैं, इंस्पेक्टर दौड़ रहे हैं और विष्णुपुर थाने के सामने में कई बड़े अधिकारी खड़े होकर सलामी भी दे रहे थे।
तो मैंने हंसते हंसते कहा कि आज जहां लोग आज सलामी दे रहे हैं, वहीं पर मुझे रोड में घसीट घसीट के मारा गया था, घसीट घसीट के पीटा गया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि वहां पुलिस ने हमको घसीट के मारा, पीटा, जेल भेजा, 2 महीना जेल में रहना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व और फक्र है कि जिस न्याय की बात मैं करता था, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करता था, जो शोषित, लांछित, वांछित, पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद करता था और बाबा साहब भीमराव के आदर्श पर चलता था, उस आदर्श को कमजोर नहीं होने दिया। हम जब टेम्पू का आंदोलन कर रहे थे तो उस समय उसी जगह पर हमने रोड में टेम्पू चालकों को लेकर घेराव किया। एसपी साहब आ गए और एसपी साहब ने एक हमारे गरीब टेम्पू चालक को मां के नाम से गाली दे दी। हमने एसपी साहब से पूछा कि एसपी साहब, मां तो मां होती है, चाहे वो मां गरीब की हो, अमीर की हो, प्रधानमंत्री की हो, राजा की हो, मां तो मां होती है। और हमको तो ये पढ़ाया है, समझाया है कि मां के सामने तो भगवान भी छोटा होता है, क्योंकि हम मां के ही कोख से पैदा होते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बिना मां के कोख से पैदा नहीं हो सकता है। हमने बहुत तरक्की किया है, चांद पर भी चले गए हैं, लेकिन एक बूंद खून बनाने का काम किसी दुनिया के वैज्ञानिक ने नहीं किया। लेकिन वो मेरी माँ और बहन ही है जो अपने कोख में रखकर ऐसा शरीर देती है और दिल देती है, दिमाग देती है और शरीर में लबालब खून भरा हुआ रहता है, जिससे जोश से हम बोलते हैं। तो मैंने एसपी साहब को कहा कि एसपी साहब, आप माँ की गाली मत दो। अरे आपकी भी माँ, मेरी माँ, टेम्पू चालक की माँ, माँ तो माँ है। एसपी साहब नहीं माने और एसपी साहब ने हमको भी गाली दे दिया। हमने एसपी साहब को वहीं विष्णुपुर थाने में 50 अफसरों के बीच में उसी सड़क में जहां वो सलामी दे रहे थे, वहां उनको उठाकर पटकने का काम किया। और आप जानते हैं कि जब एक सिपाही के साथ लड़ जाइएगा तो वो ऐसा फूल देने नहीं आएगा, इतनी लाठी मारेगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे रोड में घसीट के मारा, इस बात का भी दुख नहीं है कि मुझे अंदर में भी थाना में बंद करके भी बहुत मारा। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि 2 महीना जेल में रखा गया। मुझे इस बात का गर्व है कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, और इस जवानी में यदि मैं अपनी माँ बहन की आबरू नहीं बचा सकता हूँ तो मुझे जीने का हक नहीं होना चाहिए। इससे तो ज्यादा होता कि मैं मर जाता हूँ, ज्यादा होता हूँ। तो मैं कहने आया हूँ, हम गाडगे साहब को मानते हैं, जयप्रकाश नारायण को मानते हैं। आप देख लीजिए कि आज परिस्थितियां क्या है, आज स्थितियां क्या हैं, आज कैसे करके हमारा आरक्षण समाप्त हो रहा है। क्या आप सोचते हैं कि जो हमारा जो आर्थिक तंत्र है, उस तंत्र में निजीकरण के हवाले जब कर दिया जाएगा देश को, तो हमारा बाबा साहब का आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। और वो कौन लोग हैं जो आरक्षण के विरोध में बोलते हैं और यदा कदा जो है चुनावों में बोलते हैं, वैसे विरोध में है। लेकिन यदि केवल हमको धर्म के नाम पर छोड़कर हमारी बुनियादी सवालों को, हमारे जो है बुनियादी असूलों को यदि छीनने का काम किया जाएगा, और घर में यदि हम किसी के जाएंगे और जाने के बाद यदि वहां जमीन को धोकर साफ किया जाएगा, तो सवाल तो खड़ा होगा। क्योंकि सवाल वहां भी खड़ा होगा कि हम कहते हैं कि हिंदू हमारा जो है हिंदू धर्म कांड, कर्म कांड जो है वो 3 लोगों के बिना हो नहीं सकता है। और 3 लोग कौन है? 3 लोग ब्राह्मण हैं, एक ठाकुर है, एक हमारा दलित है, और इनके बिना कैसे कर्मकांड पूरा होगा। लेकिन एक आदमी यदि 95 रुपया लेगा और 2 आदमी को 2.5 रुपया मिलेगा, तो सामाजिक न्याय की बात तो बोलनी होगी, कहनी होगी। और जब कहेगा बन्ना गुप्ता, तो कहेंगे देखो बन्ना गुप्ता क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोलता है। अरे हक अधिकार की बात करना गुनाह है, अरे सच कहना बगावत है, तो समझो बन्ना गुप्ता बागी है, सच्चाई कहना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। आप बताइए ये कहां की समझ होगी। अब हमारा यदि राजेश रजक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और यदि वो बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है और एक पद पे बैठा है, लेकिन यदि कोई 2 बंदूकधारी आएंगे और जातिगत आधार पर हमारे पढ़े लिखे आदमी को उठाकर एक अनपढ़ निपट गंवार आदमी को वहां बैठा देंगे और वहां बैठाकर
हमारे लोग को उठा देंगे जातिगत आधार पर, तो बन्ना गुप्ता चुप हो जाए। यही बन्ना गुप्ता को बनाया मंत्री इसलिए मैं लड़ता हूँ, बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र एक बहुत बड़ा हमारा अस्त्र जो है, वो कहीं ना कहीं ये समस्या को मैं भली भांति जानता हूँ, और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस बात को मैं पुरजोर तरीके से इस बात को रखूंगा, और आप इस बात के लिए फख्र करते होंगे। अभी देखा है आपने, इतना ईडी तंग किया, इतना सीबीआई परेशान किया। कभी बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी के या दूसरे पार्टियों के बोलने में थोड़ा सा कुछ आते थे, लेकिन कभी एक आदमी ने देखा कि किसी मंच पर बन्ना गुप्ता बोलता हो और मन में डर पैदा करके बोलता हो। डरा सहमी आवाज कभी सुनी आपने? क्योंकि डर जाऊंगा यदि मैं, तो मेरे समाज के लोग, मेरे चाहने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में प्यार करने वाले लोग, उनके मन में वेदना पीड़ा हो जाएगी। कहेगा कि इतना क्रांतिकारी था, वो तो तब्बू बन गया है, तो कहीं हम लड़ेंगे तो क्या होगा? अरे मर्दों की तरह चलना है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुलदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ कहा? रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये डरते रहे, आपसे इसलिए विश्वास रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे जैसे लोग ने आदर्श दिया है, विचार दिया है, सिद्धांत दिया है। केवल कहने से नहीं होगा, उसको करने से होगा, उसके लिए लड़ने से होगा, उसमें मरने से होगा। इसलिए डरना छोड़िए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बातों का। हमारी बहन उषा कि बच्चे को नहीं एसडीएम करना था, उसको तंग करना था। एसडीएम से हमने पूछा, एसडीएम साहब क्या चाहते हैं? क्या पर एक एससी एसटी का मामला हो जाए क्या? वो लोग तैयार हैं एसटी एससी करने के लिए। बोल मेरी बहन खड़ा होके, ये बोला था कि नहीं हमने? बोल खड़ा होके। 2 महीने जो है, जब मैंने एसडीएम को कहा तो एसडीएम हिल गया अंदर से। नहीं सर, उस समय तो मैं मंत्री था। मैंने कहा बोल रही है, पढ़ी लिखी है, बोलती है जाके केस कर देंगे आपके ऊपर। बोली नहीं सर, गलती हो गई। इसलिए अपने हक अधिकार को पहचानिए, थोड़ा खुलना और बोलना सीखिए। अरे जब बन्ना गुप्ता बनिया का बेटा होकर, जिस बनिया को लोग जो है ये सोचते हैं कि बनिया नहीं बकरी है, तो बनिया जो है शेर की तरह दहाड़ रहा है, तो आपके अंदर तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का करंट है। और वो करंट कोई 220 नहीं है, वो 440 का करंट है। एक बार 440 मार दीजिएगा तो अच्छा तीर जो है वो जाके किनारा कोना चुना लाइन का बाहर हो जाएगा। इसलिए साथियों, दोस्तों, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र, ये आपकी लड़ाई नहीं, मेरी भी लड़ाई है। मैं निश्चित तौर पर बात करूंगा। और भाषण से खुश करने वाला व्यक्ति होता तो जमशेदपुर की महान जनता 1 लाख वोट नहीं देती। आपको तो फक्र होना चाहिए कि 1 लाख वोट लाया हूं, 1 लाख वोट। और आज लोग कहते हैं कि बन्ना गुप्ता जहां जाता है वहां माहौल बदल जाता है। तो ये किसने दिया? ये आपकी ताकत है, ये छुपी हुई आपकी ताकत है। और इस आपकी अपनी ताकत को पहचानिए। और मैं यही कहूंगा कि संत श्री गाडगे जैसे लोग हमारे गौरव गाथा है, उनको समझिए। संविधान बाबा साहब की पूजा करने से संविधान नहीं है। संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को समझना होगा, उनके द्वारा दी हुई शक्तियों को समझना होगा। यदि हम संविधान को पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि जैसे हम रामायण गीता को प्यार करते हैं, वैसे संविधान को पढ़ लीजिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं। अन्यथा संविधान को नहीं पढ़िएगा, आईपीसी सीआरपीसी को नहीं जानिएगा, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। और जब आप संविधान पढ़ लीजिएगा तो संविधान के पहले पन्ने में ही ये अंकित है, आपकी ताकत के सब लहजे लिखे हुए हैं बाबा साहब ने। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और हम सब मिलकर कहें कि जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मुझे लोगों ने कहा कि हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाएंगे
कहा कि वहां लगाने नहीं दे रहा है। तो हमने कहा कौन नहीं लगाने दे रहा है? तो कहा प्रशासन नहीं दे रहा है। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा मैं मंत्री होकर जाऊंगा लगाने। जो लोग थे पूछिए, मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मैं जाऊंगा, कौन माई का लाल है रोक देगा? तो मुझको डीसी एसपी सब जगह से खबर आया कि सर हम लोग नियम से कर रहे हैं। हमने कहा बाबा साहब अम्बेडकर, कपूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी के लिए नियम और दूसरे लोगों के लिए नियम नहीं, तो पन्ना उतर जाएगा। और हम गए और जाकर वहां लगा के आए थे। इसलिए आपने अपने बेटे भाई में इतनी ताकत और कुव्वती है कि मर्द की तरह बोलता हूं, मर्द की तरह लड़ता हूं और आपके लिए था, हूं, रहूंगा और रात 12 बजे आपकी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, जब पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। मेरी किस्मत की दुआ खुल जाएगी जब हम पढ़ेंगे। जा बेटा जा, बैग ले लो। बहुत अच्छा हो गया। चलिए लीजिए, चलिए लीजिए, बैठे बेटा, बैठे 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 बेटा, चलिए बैठो अब इधर देखो, आप इधर देखो। धन्यवाद माननीय मंत्री जी के बीच में। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे। स्वागत है, धन्यवाद। चलिए कृपया मैं आपको बताऊं कि मनीफिट महिला मंडल जो है वो समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। और अनुराधा चौधरी जी और उनकी सारी जो टीम है, ये टीम मिलकर के महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर कार्य कर रही है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती शारदा देवी जी से कि इन सभी को पुष्प दे करके और मोमेंटो दे करके इनका सम्मान। सोनू और अंग बस दे करके इनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी महिलाएं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस गार्ड राजनीति मंच देता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सामने से श्री रतलाल रजक जी, नंदलाल रजक जी मणिपुर से आए मंच पर। कि नरेश रजक परमामाइज, नरेश रजक परमामाइज, दुर्गा रजक परमामाइज, दुर्गा रजक परमामाइज, सरयू रजक हादार गुट्टू, संजीव रजक रमेश रजक मणिपीठ, रमेश रजक मणिपीठ, रमेश रजक मणिपीठ, रविरंजन प्रसाद स्टेट बैंक
शिवाजी के रविनंदन प्रसाद टॉयलेट गया, टॉयलेट गया हुआ है। रविनंदन प्रसाद जी, राजकुमार रजक जी बेनिफिट, राजकुमार रजक जी बेनिफिट, राजकुमार नरेश जी आइए, दुर्गा रजक बर्मा माइंस, सरजू रजक हरारुटू, रमेश रजक मणिफीट, गोपाल रजक गोपाल प्रसाद जुगसराय शाखा अध्यक्ष गोपाल प्रसाद जी, रविनंदन प्रसाद SBI, रिंटू साहब SBI, सीताराम रजक, अशोक रजक मानगो। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको संचालित किया है। आप लोग का मेहनत तो हम देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग का जो लक्ष्य था अब सही जगह तक हम लोग पहुंचा दिए हैं। हो जाए हमारा रिजर्वेशन कंफर्म, कास्ट सर्टिफिकेट मेन इशू था, सही तरीके से और सही जगह पे पहुंचाए। पहुंच जाए और आगे इस पे कार्यवाही हो जाए। हाँ, तब तक पहुंचाने का काम जो है ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो है आज ये कार्यक्रम किए हैं और हम लोग का जो विशेष बहुत दिन से 4 साल से लगभग कास्ट सर्टिफिकेट का इशू चलते आ रहा है। बहुत आंदोलन किए, मुख्यमंत्री के पास तक हम लोग गए। आज मंत्री जी जो है यहाँ आए और आश्वस्त करके गए हैं कि आपका जो ये इशू है इसको मैं जो है पुरजोर तरीके से जो है उठाऊंगा। ये हम लोग चाह रहे थे, हम लोग को चल रहा था कि किसी तरह से इस तरह का जो है गैदरिंग में उनको बुलाया जाए, बुला करके उनसे आश्वासन लिया जाए। इसके पहले भी हमारे रजक समाज की तरफ से इनका घिराव हुआ था। हमारे टीनू भी है, इन लोग सब गए थे। प्रयास तो चल ही रही है रजक समाज की ओर से, 2-3 बार राजनीति में गए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो अब गार्गे संस्था भी हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। और हम सफल हो जाए तो हमारा पूरा बच्चों को श्रीमती दुर्गा देवी मैडम, हमें तो मिलकर ही काम श्रीमती रवि कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच भी खाली करते रहे, कई कार्यक्रम है। मैं बताऊं कि मंच खाली कर देंगे रानीपुर से। अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं वो अभूतपूर्व है। समाज की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, परिवार की सेवा की और समाज की सेवा करेंगे। कृपया बैठ जाए मैडम, धन्यवाद। अब मैं कुछ ऐसे कृपया शांति बनाए, महिलाओं का सम्मान हुआ, जोरदार ताली। सामने से किनारे में नहीं पड़ा छोटा आएगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए।
दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज की बेटी है, इसलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना किया जाए। इनका एक अपना इवेंट मैनेजमेंट भी चलता है। सारा इवेंट आप कभी भी जरूरत पड़े तो इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं मंच से अनुरोध करूंगा श्रीमती शारदा देवी से इनका सम्मान साल बढ़ाकर कर पुष्प देकर इनका सम्मान किया जाए। भालू भाषा की जितनी महिलाएं हैं वो तैयार होगी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे पदाधिकारीगण, संत गाड़गे जागृत यहाँ पे आए मेरे अभिभावक और प्यारे साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। जय भीम, जय संत गाड़गे बाबा। आज हम लोग जागृति मंच के सहयोग से संत गाड़गे बाबा की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और एक भव्य शोभा यात्रा जो निकाली गई, जो अपने में ही एक अनोखी शोभा यात्रा मानी जाती है और मुझे बेहद खुशी है और हर्ष महसूस होता है इस तरह के मंच और कार्यक्रम में आकर। हमें संत गाड़गे बाबा जी की जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने बतलाया है, जो अपने जीवन काल में उन्होंने जो किया है कि बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, चाहे आप खाना खाएं नहीं खाएं, पक्के मकान में रहें नहीं रहें, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। समाज का विकास समाज के शिक्षित होने से ही प्रतीत होता है। शिक्षा वो है जो आपके विकास के साथ साथ आपके समाज का विकास करेगा। शिक्षा को हासिल करने के लिए चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ, जितनी भी दिक्कतें आएँ, शिक्षा जरूर हासिल करनी चाहिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चों को जरूर शिक्षा के प्रति जागृत करें और पढ़ा लिखा के उनको समाज में आगे बढ़ाएं और ये समाज उसी तरह विकसित होगा। और जिस तरह हमारी बहन उषा जी बोल रही थी कि ये कैसे बढ़ेगा समाज, मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है कि व्यापार के क्षेत्र में भी हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत बनिएगा तो समाज का विकास एकदम निश्चित रूप से आपके सामाजिक, आपके शिक्षित, आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ही उसको नापा जाता है। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को मजबूत करने के लिए व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। धन्यवाद। अब देखिए, बेटी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना? देखिए कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमारे बीच में भालू भाषा समाज की महिलाएं इस संदेश के साथ में अपना नाटक प्रस्तुतिकरण करने जा रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भालू भाषा समाज की। अभी तक मेरे हाथों पे इस की लकीरें भी नहीं बनाई।
कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी तो मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, इस स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं प्रिया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। नहीं भुआ जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा बड़ा मुँह देखिए। बेटा, इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी।
should save our boys because if we save our boys, our girls will be safe. इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं, अब बेटों को भी समझाओ। जय हिंद। राधा जी हर्षित हो रही हैं। मणिपीठ में भी इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने करवाया है। ये बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि हमारे समाज के लोग इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और जितना भी आभार व्यक्त किया जाए इन महिलाओं का, एकता और ललिता जी, ये दोनों भालू भाषा को एक बेहतर रूप दी है। आप लोग को अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आप इसी तरह से कार्य करते रहें। यह मंच आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत बधाई। ललिता जी बहुत बधाई आपको। हाँ। मैं ललिता देवी भालू भाषा महिला समिति की ओर से छोटी सी परिस्थिति थी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर, और यहाँ पर जो एक्ट की है जानवी और उसकी माँ, एक्चुअल में वो माँ है और उसकी बेटी है, और उस बच्ची का एग्जाम भी है कल, फिर भी बच्ची ने एक्ट किया और काफ़ी अच्छा की। और मैं बस ये इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बच्ची जब गर्भ में रहती है तब माँ के मन में जो भाव उठती है वो किस तरह की भाव उठती है, और जो भाव माँ पर उठती है वो बच्चे तक पहुँच रही है, और वो बच्चे के अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसी को हमने दिखाने की कोशिश किए हैं। और बस महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे विचार रखिए, लड़कों लड़कियों में भेद मत कीजिए। लड़कियाँ आगे बहुत बढ़ सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है, और आगे भी चलकर लड़कियाँ जब पढ़ाई करती है, आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग सहयोग दीजिए, बेटों को समझाइए। धन्यवाद। विकास कुमार है, वो एक गिफ्ट लेके आए हुए हैं, जो गिफ्ट समर्पित है हमारे जो संत गाडगे जागृति मंच के फाउंडर संरक्षिका रही है शारदा मैडम के लिए। तो मैं विकास को चाहता हूँ, विकास आए, विकास ऊपर आइए, और ललिता मैडम के साथ आप शारदा मैडम को गिफ्ट देंगे। आइए शारदा मैडम, आपके लिए गिफ्ट है। यह गिफ्ट विकास के द्वारा खुद बनाया गया है। विकास, हम चाहेंगे कि वह गिफ्ट को आप मैडम के साथ दिखाइए यहाँ से पूरे मंच को। विकास जो बागेश्वर शाखा का है, उन्होंने अपने हाथों से बनाया। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं एक महिला को सम्मान देना, और हमारे संरक्षिका के रूप में है मैडम, और मैडम को सम्मान देने के लिए बनाया गया था। बागेश्वर शाखा की ओर से, विकास की ओर से मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चाहेंगे कि हमारे
बच्चे कुछ खिलाइए। हाँ ठीक है, 1 नंबर। अब तो खाली हो गया। जाइए। लीजिए, नहीं लिए